फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी की भारी मांग पर थर्ड सेमेस्टर की वीडियो कंटिन्यू किया जा रहा है। बुक का नाम है एंशिएंट मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। बेसिकली ये जो यूनिट नंबर 4 है उसका चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं और पार्ट नंबर 1 हमने अपलोड कर दिया है। आज हम पार्ट नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो जरूर देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। शुक्र नीति की प्रमाणिकता पर बहस। शुक्र नीति में रहस्य तथा राज्य शिल्प की अवधारणा, ये है आपके चैप्टर का नाम। इसमें हम क्या क्या जानने वाले हैं ये समझते हैं। शुक्र नीति में रहस्य तथा शासन कला की अवधारणा के बारे में जानेंगे और राजा के अंदर कौन कौन सी गुण होने चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, इसे जानेंगे हम। राजा के उत्तरदायित्व और कर्तव्य के बारे में जानेंगे। अगर किसी को एक राजा की उपाधि दी जा रही है तो उसके कर्तव्य क्या होने चाहिए। कूटनीति के बारे में, सैन्य युद्ध के बारे में, शासन के बारे में सूक्ष्म मूल्यांकन करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बेसिकली अगर बात की जाए शुक्र नीति के बारे में तो आपने पढ़ा था शुक्राचार्य के बारे में कि शुक्र नीति की रचना किसने की है, शुक्राचार्य ने की है। आपने यही पढ़ा था कि शुक्राचार्य हैं, इसमें मतभेद देखने के लिए मिलते हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि शुक्र नीति की रचना शुक्राचार्य ने नहीं की है और वो कुछ तर्कों को प्रस्तुत करते हैं। अब बेसिकली आप समझने वाले हो कि बताया गया है प्लेटो के अनुसार। देखो पहले तो हम समझेंगे जो खुशी होती है उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है। आप बोलोगे मैम ये खुशी का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, ये समझ नहीं आया। यानी प्लेटो जो है उनका क्या मानना है ये समझेंगे हम। अब प्लेटो का ये मानना है जो बेसिकली जो हमें दुख प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है हमें, अगर हमें दुख प्राप्त होता है उसका कारण क्या होता है। दुख का कारण दूसरों पर निर्भरता होता है। यानी जब आप दूसरे पर्सन पर क्या हो जाते हो, निर्भर हो जाते हो, निर्भरता यानी निर्भर हो जाते हो तो आपको दुख प्राप्त होता है। क्योंकि आप जिस पे जितना विश्वास करते हो वो उस विश्वास पर खरा नहीं उतर पाता। तो इसीलिए प्लेटो जो है उनके वाक्यांश में लिखा गया है, किसमें, वाक्यांश में, कि जब भी दुख प्राप्त होता है उसका एक लौता कारण क्या होता है, दूसरों पर निर्भरता होता है। अब आप देखोगे जो शुक्राचार्य हैं वो राजा के बारे में बताते हैं। एक चीज और आप कहोगे मैम हम बार बार एक ही चीज पढ़ रहे हैं राजाओं के बारे में और कहीं ना कहीं राजा के कर्तव्य क्या होते हैं और आपने वर्ण व्यवस्था पढ़ा था। जी हाँ, बिल्कुल आप सही जा रहे हो। जो चाणक्य हैं, चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी राजा के कर्तव्य के बारे में, साम्राज्य के बारे में बताया गया है। कुछ इसी प्रकार से किसमें बताया गया है आप देखोगे आपको, यानी जो बेसिकली जो शुक्राचार्य की जो किताब है नीति शास्त्र, इसमें वर्णन किया गया है। तो अब देखो बेसिकली क्या बताया जा रहा है, राजा के बारे में बताया जा रहा है कि जो राजा है बेसिकली उसके कर्तव्य क्या है। राजा वही बन सकता है। बेसिकली एक राजा जो है उसके कर्तव्य ये होते हैं कि साम्राज्य पर अच्छे से शासन करना। पहला कर्तव्य क्या है, प्रजा की रक्षा करना। क्या करना, प्रजा की रक्षा करना। अब हम यही समझते हैं ना कि जो एक राजा है उसे जो उपाधि दी गई है, राजा सबकी रक्षा करेगा और कहीं ना कहीं कल्याणकारी योजनाएं लेके आएगा जिससे कि जनता खुश रहेगी। अब दूसरा आपने देखा होगा कि जो साम्राज्य होते हैं उसमें दोषी भी होते हैं, चोर भी होते हैं ना कहीं, तो उन्हें कौन दंड देगा, उन्हें भी राजा देगा। यानी दोषियों क्या देना, यानी दोषियों को कहीं ना कहीं क्या देना, दंड देने की व्यवस्था भी बात कर रखी है, यानी उन्हें दंडित करना। अब एक राजा बना दिया गया है, राजा के कर्तव्य ये है कि पहला तो प्रजा की रक्षा करेगा राजा, दूसरा ये है दोषियों को दंड देगा। और राजा ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचे, वो सर्वोच्च प्राथमिकता किसे देने वाला है, प्रजा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा और राजा को अपने अंडर में गुप्तचर रखने होंगे। आप बोलोगे मैम गुप्तचर क्यों रख रहा है एक राजा, राजा गुप्तचर रखेगा, किस लिए रखेगा राजा, साम्राज्य के लिए, साम्राज्य के बारे में जानने के लिए
कि साम्राज्य में जो प्रजा है वो सच में खुश है या नहीं है, राजा के बारे में उनकी क्या धारणा है, राजा को लेकर उनका क्या विचार है कि राजा सही शासन कर रहा है या गलत शासन कर रहा है। तो इसीलिए इसलिए रखा जाता है ताकि पता चल सके कि राजा का शासन एकदम बेहतरीन है, साम्राज्य में जनता को किसी प्रकार की कहीं आकांक्षा तो नहीं है या जनता के अंदर कोई बात तो नहीं है जो नहीं बता पा रही है राजा को। तो इसीलिए राजा क्या रखते हैं अपने अंडर में, गुप्तचर, जो कि साम्राज्य में जाएंगे और वहां पर बारीकी से विश्लेषण करेंगे कि साम्राज्य में जनता को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना हो। तो आपको ये टॉपिक समझ आ गया बेसिकली। अब हम समझेंगे राजा की क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स के बारे में कि राजा के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। चलिए समझते हैं कि एक राजा बनने के लिए आपको, अगर आप भी राजा बनना चाहते हो बेसिकली, तो कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए आपने कार्टून देखा होगा, है ना, कार्टून तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे देखते हैं। जब आप कार्टून देखते हो तो उसके अंदर एक राजा दिखता है और हमेशा आपने राजा की छवि एकदम अच्छी देखी होगी कि राजा साम्राज्य की रक्षा करता है। तो उसी प्रकार से हम जानेंगे जो राजा है उसके अंदर क्या क्या गुण पाए जाने चाहिए। पहला तो वीरता, राजा सदैव अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। दूसरा बुद्धि, तीसरा ज्ञान, और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं धैर्य। राजा के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। पहले तो राजा के अंदर वीरता होनी चाहिए, राजा कभी भी कायर नहीं होना चाहिए। दूसरा, राजा के अंदर बुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। तभी एक राजा साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ा सकता है, तभी एक राजा जनता पर अच्छे से स्वशासन को लागू कर सकता है, तभी जनता खुश रह पाएगी। अब आगे समझते हैं। राजा को ये तो समझ आ गया आपको कि राजा की इसके अलावा कोई और क्वालिटी नहीं होती होगी, होती होगी। हम ये समझते हैं कौन कौन सी। अब राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए। किसे होना चाहिए? राजा को। इतना ही इनफ नहीं है कि राजा को बस इतने, मतलब मान लो ये क्वालिटीज पाई जा रही है, वीरता, बुद्धि, ज्ञान और धैर्य, इतना ही काफी है। पहला तो राजा को क्या होना चाहिए? राजा के पास राजनीति का एक ज्ञान होना चाहिए और अर्थशास्त्र की क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए। हम समझते हैं इसे रफ करके अच्छे से। राजनीति का क्या होना चाहिए? राजा के पास ज्ञान और अर्थशास्त्र की समझ होनी चाहिए राजा के पास। बेसिकली अगर बात की जाए, एक राजा के पास ये गुण पाए जाने चाहिए। अब राजा के पास एक और नीचे गुण जिसे बोलते हैं सैन्य रणनीति, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। राजा के पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक सैन्य रणनीति होनी चाहिए कि अगर साम्राज्य पर शासन करना है तो किस प्रकार से सेना को सशक्त किया जाए, प्रभावी किया जाए, शक्तिशाली किया जाए कि सीमाओं पर विजय हासिल की जा सके। अब एक चीज और देखिए, अगर कोई राजा के अंदर ये गुण ना पाए जाए, ये सारे के सारे गुण किसमें बताया गया है? नीति शास्त्र में। किसमें? नीति शास्त्र में। बेसिकली आपको ये समझ आया कि जो राजा है वो नीति शास्त्र का अगर पालन करेगा तभी वो एक अच्छा, कहीं ना कहीं प्रभावी, कुशल राजा बन पाएगा। अगर राजा इन सब चीजों की यानी नीति शास्त्र का पालन नहीं करता, उल्लंघन करता है तो इससे क्या होगा? उस साम्राज्य में, उस राज्य में बुराई प्रबल हो जाएगी। अब बुराई प्रबल होने का मतलब यानी जनता राजा के कार्य से खुश नहीं होगी। जब जनता राजा के कार्य से खुश नहीं होती फिर क्या होता है? विद्रोह होता है, आंदोलन स्टार्ट होता है, जनताओं की आकांक्षा पूरी नहीं होती है, जनता क्या होती है? आक्रोश में आ जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अगर ऐसा होगा, अगर राज्य में बुराई होगी, बुराई क्या हो जाएगी? प्रबल हो जाएगी। तो क्या होगा इससे? जो सेना है, सेना अप्रभावी हो जाएगी। अप्रभावी का मतलब क्या होता है?
यानी इतनी सशक्त सेना नहीं रहेगी, इतनी शक्तिशाली सेना नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि राजा ही एक्टिव नहीं है, राजा ही सही तरीके से शासन करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये होगा, प्रभावी सेना होगी, तो राज्य कैसा हो जाएगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा। अस्त व्यस्त राज्य हो जाएगा। जब अस्त व्यस्त राज्य होगा, फिर क्या दिक्कत आएगी? दूसरे यानी प्रतिद्वंदी राजा आएगा और राजा की सीमाओं पर अपना हस्तक्षेप करेगा और उसके बाद राजा को क्या कर देगा? पराजय करके वहां का राजा स्वयं बन जाएगा। तो ये दिक्कत आती है। देखो बेसिकली अगर बात की जाए, एक राजा, एक कुशल राजा वही होता है जो साम्राज्य पे अच्छे शासन करे और अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने जान को निछावर करने के लिए तैयार रहे। अगर ऐसा करता है तो प्रजा भी राजा के लिए जान निछावर करने के लिए तत्पर रहती है। चलिए अब हम जानेंगे कि राजा के दायित्व और उसके कर्तव्य क्या होते हैं। अगर कोई व्यक्ति राजा बनता है तो इतना ही इनफ नहीं है कि वो सिर्फ राजा बन गया और वो अपने पावरों का गलत यूज कर रहा है। अगर उसे शक्ति दी गई है तो उसे सही उपयोग करना है। चलिए जानते हैं राजा के कुछ जो दायित्वों के बारे में। राजा को सबसे ज्यादा सर्वोच्चता, प्राथमिकता किसे देनी है? प्रजा को। किसे? प्रजा को सारी सर्वोच्चता, प्राथमिकता देनी है। राजा को सबसे पहले प्रजा के कल्याण के बारे में सोचना है, उसके बाद अपने बारे में, स्वयं के बारे में राजा को सोचना है। यानी राजा सबसे पहले प्राथमिकता देंगे प्रजा को। और राजा के लिए अगर बात की जाए, अगर प्रजा कोई शिकायत करती है साम्राज्य को लेकर कि कहती है साम्राज्य में हमें मान लो बांध बनवाने हैं, कोई भी फसल के अच्छे बीज चाहिए, अगर कोई भी शिकायत करती है या मान लो उनसे मदद मांगती है, तो ऐसे में राजा को क्या करना है? राजा को शिकायतों को नजरअंदाज नहीं करना। राजा को उसी टाइम जल्दी से एक्शन लेना है और प्रजा की शिकायतों पर गौर करना है। तभी एक राजा सही शासक बन पाता है, एक बेहतरीन राजा बन पाता है। इतना ही काफी नहीं है कि आपको राजा बन गए और बस आप क्या कर रहे हो? कोषागार को भरे जा रहे हो। अब कोषागार क्या होता है? यानी बस टैक्स ले रहे हो आप प्रजा से और अपने खजाने को भरते जा रहे हो। तो इसलिए बताया जाता है कि राजा को प्रजा की रक्षा करना है और अगर शिकायतें आ रही है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना है। शिकायतों पर गौर करके उस शिकायत को खत्म करने की कोशिश करनी है, उसका निदान करना है, उसे सॉल्व करना है। अगर लगता है साम्राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि नागरिक हो सकता है, वो या तो जो राजा के मंत्री हो सकते हैं या परिषद के सदस्य हो सकते हैं, अगर वो इस बात को दूसरे राजा तक, पूरे के पूरे साम्राज्य की बातों को जाके बता रहा है, तो उसे स्वयं कड़ा दंड देना चाहिए। अगर कोई ऐसा गुप्तचर है जो कि इन बातों को, साम्राज्य की बातों को बारीकी से विश्लेषण करके दूसरे राजा को बता रहा है ताकि वो यहाँ पे साम्राज्य पे आकर शासन कर सके। तो आपको ये समझ आ गया। अब हम जानेंगे कूटनीति के बारे में। जो नीति शास्त्र है वो इसके अलावा भी चीजें बताता है कि एक राजा को कूटनीति का कितना ज्यादा ज्ञान होना चाहिए और युद्ध करने का उचित समय क्या होता है और युद्ध कब करना चाहिए। कूटनीति में बताया गया है राजा को जल्दी से युद्ध करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यानी व्यर्थ के युद्धों में नहीं लगना चाहिए। अब मान लीजिए अगर कोई राजा युद्ध करता है, वो व्यर्थ का युद्ध करेगा, तो यहाँ पे दो राजा होते हैं, एक प्रतिद्वंदी राजा होता है और एक स्वयं जो राजा होता है। अब प्रतिद्वंदी राजा और ये राजा दोनों ही साम्राज्यों को क्या होगा? नुकसान होगा। और नुकसान होने के साथ साथ क्या होगा? जो कोषागार है, खजाना है, वो खत्म होगा। तो कूटनीति में बताया गया है कि राजा को कोशिश करनी है कि युद्ध के चक्कर में जल्दी पड़े ही ना, यानी व्यर्थ के युद्ध ना करे। मगर जब बात साम्राज्य पर आती है, जब बात प्रजा पर आती है, तब राजा युद्ध करने के लिए तैयार रहे। हमेशा सदैव अपनी सेना को शक्तिशाली रखना है। अगर सेना जो है, अगर सेना कैसी होगी? शक्तिशाली होगी, तो कोई पता नहीं है कि कब प्रतिद्वंदी
युद्ध कर सकते हैं, साम्राज्य पर कब चढ़ाई कर दे, तो ऐसी स्थिति में राजा भी तैयार है युद्ध करने के लिए, मगर राजा को व्यर्थ के युद्ध नहीं करने, पहले ये बताया गया है आपको। फिर दूसरा, अगर राजा जो है युद्ध ना करे तो क्या करे, वार्ता करे। अगर वार्ता के द्वारा बातों का निर्धारण होता है, सॉल्व होती है, तो व्यर्थ के युद्धों से बचा जाए। कूटनीति में ये बताया गया है। आपको 3 रणनीति बताई गई है, चलिए समझते हैं कौन कौन सी रणनीतियां बताई गई हैं। वेद नीति बताई गई है। ये वेद जो है नीति क्या होती है, वेद नीति में बताया गया है जो राजा है उसे क्या करना है, राजा को दूसरे राजा के मंत्री को या तो परिषद के सदस्य को या नागरिक को खरीद लेना है। खरीद लेने का मतलब क्या करना है, उससे कहीं ना कहीं मान लो आप पैसे देने हैं ताकि वो अपने राज्य के बारे में सब कुछ बता सके, और राजा जो है उसकी कमजोरी क्या है और उसकी शक्तियां क्या है उसके बारे में बता सके। ये कौन बोल रहा है, नीति शास्त्र में विश्लेषण किया गया है, शुक्राचार्य के द्वारा इसके बारे में बताया गया है। तो आपको ये समझ आ गया कि क्या है वेद नीति क्या होती है। अब गोरिल्ला रणनीति के बारे में जानेंगे हम। अब ये गोरिल्ला रणनीति क्या होती है, इसमें बताया गया है कि राजा को पहले तो क्या करना है, चोरों की तरह जाना है, दुश्मनों की तरह जाना है और अपनी सेना के द्वारा दूसरे राजा पर हमला बोल देना है, और उसके बाद पीछे की ओर चले जाना है, पीछे की ओर यानी युद्ध से हट जाना है, यानी छुपके से वार करके हट जाना, यानी इसे क्या बोल रहे हैं, गोरिल्ला रणनीति। ये किसके द्वारा बताई गई है आपको, शुक्राचार्य के द्वारा बताई गई है। अब इसके बाद आती है कूट युद्ध। अब कूटनीति बोलते हैं इसे, या कूट युद्ध भी कहा जाता है। अब कूट युद्ध का मतलब क्या है कि ऐसे युद्ध करना है कि किसी प्रकार की समस्या ना हो और सही तरीके से युद्ध किया जाए, और जो कूट युद्ध में क्या करना है आपको कि कहीं ना कहीं उन्हें खरीद लेना है और उसके बाद युद्ध करना है। देखिए बेसिकली क्या है, कूट युद्ध की अगर बात की जाए इसमें, तो इसमें बताया गया कहीं ना कहीं आपको धोखे से युद्ध करने की एक प्रथा है, यानी झूठ और धोखे से युद्ध करने की प्रथा क्या कहा गया है, कूट युद्ध कहा जाता है। चलिए आपको ये समझ आ गया। अब हम समझेंगे इसके बारे में, सैन्य युद्ध के बारे में कि सैन्य युद्ध होता क्या है। अगर बात की जाए सैन्य, अब और उसके बाद क्या है, युद्ध। सैन्य युद्ध का मतलब बताया गया है कि सेना को मजबूत करना है, शक्तिशाली करना है। अगर कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है कि मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति आई कि युद्ध की स्थिति बन गई, तो क्या करे राजा, तुरंत अपनी सशक्त सेना के साथ, प्रभावी सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है बिना किसी परेशानी के। तो ये आपको समझ आ गया, इसके अंतर्गत यही बताया गया है। अब इसके बाद क्या है, शासन। इसलिए शासन के बारे में क्या बताया गया हम ये समझेंगे। अगर बात की जाए, हम ये जो पढ़ रहे हैं शुक्राचार्य के बारे में, जो उनकी किताब है जो शुक्र नीति का बताया गया है, शुक्र नीति में क्या बताया गया अगर बात की जाए अभी तक, तो कहीं ना कहीं आपने इसमें देखा कि राजा की कहीं ना कहीं गुणवत्ता के बारे में, गुणों के बारे में, कौशल के बारे में, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जो सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया है। तो इसमें ईमानदार व्यक्ति बनने के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, ईमानदारी पर बहुत महत्व दिया गया है, और एक कैसा दयालु व्यक्ति बनो, और क्या ईमानदार बनो, और कहीं ना कहीं विश्वास योग्य व्यक्ति बनो। तो नीति शास्त्र में यही बताया गया है कि एक राजा अगर शासन कर रहा है तो कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए एक राजा ऐसा होना चाहिए जो कि परोपकारी यानी जो कि प्रजा की भलाई के बारे में सदैव सोचे, अपने हित को बाद में, सबसे पहले प्रजा के हित को सर्वोच्च रखे। चलिए आपको ये भी समझ आ गया। अब हम जानेंगे जो सूक्ष्म मूल्यांकन होता क्या है। अगर बात की जाए सूक्ष्म मूल्यांकन अगर किया जाए
तो आपने जब ये चीजों को पढ़ा सूक्ष्मता से, आपने ये देखा कि राजा को किस प्रकार से सदैव जो है युद्ध के लिए तैयार रहना है, मगर व्यर्थ के युद्ध नहीं करने हैं। दूसरा, राजा को कैसे रहना है, दयालु रहना है, धैर्यवान रहना है, ज्ञानी रहना है। राजनीति का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और अर्थशास्त्र का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इन सब चीजों के ज्ञान होने के बाद ही एक राजा परोपकारी, शक्तिशाली, बुद्धिमान बनता है। अब मान लीजिए एक चीज और बताई जाती है इसके अंदर कि जो राजा है, राजा अपने पास क्या रखता है, मंत्री रखता है, सेना रखता है। अब ये कहते हैं कि अगर आपने पढ़ा होगा वर्ण व्यवस्था के बारे में, जो बृहस्पति जी ने बनाई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये वर्ण व्यवस्था को इतना नहीं मानते। ये बोलते हैं जो सेना है, सेना में किसी वर्ण के व्यक्ति को चुना जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति शूद्र वर्ण में ही कुशल है अपने कार्य में, सैन्य कार्य में, तो उसे सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि वो शूद्र है, ये नहीं देखा जाएगा वो क्षत्रिय है, ये नहीं देखा जाएगा कि वो वैश्य है। उसकी जाति यहाँ पे क्या नहीं करती, मैटर नहीं करती है। तो आपको ये समझ आया। और जानते हैं सूक्ष्म मूल्यांकन के बारे में। वर्तमान राजनीतिक विचारधारा, सांस्कृतिक मापदंडों के व्यापक संदर्भ में शुक्र नीति के विचार का मूल्यांकन स्थान देना महत्वपूर्ण है, जबकि साहित्यिक राजशाही और शासन कला के कुछ पहलुओं पर व्यापक रूप से विश्लेषण प्रदान करते हैं। समकालीन दुनिया की जटिलता और कठिनाइयों को पूरा करने के लिए अपने पाठकों का संशोधित करना महत्वपूर्ण है। बेसिकली इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि शुक्र नीति है वो वर्तमान समय में भी उपयोग करने लायक है। अगर बात की जाए शुक्र नीति में इतने अच्छे तरीके से राजा के आचरण को बताया गया है, शुक्र नीति में बताया गया है कि किस प्रकार से राजा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं राजशाही पर शासन किस प्रकार से करना है, राजा के कर्तव्य क्या होते हैं, ये बताया गया है। अगर बात की जाए शुक्र नीति की, तो शुक्र नीति में लैंगिक समानता मानी जाती है। यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता है, स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही समान माना जाता है। इनका मानना है कि स्त्रियों को भी क्या करना चाहिए, भागीदारी लेनी चाहिए। मान लीजिए किसी भी कर्तव्य को लेकर, राजा के किसी भी कर्तव्य को लेकर भागीदारी लेनी चाहिए। बस स्त्रियों का कार्य ये सीमित नहीं मानते हैं घर तक, इनका और मानना है कि स्त्रियां जो है पुरुषों से कम नहीं होती। फिर निष्कर्ष। अब निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। निष्कर्ष का मतलब होता है कंक्लूजन। बेसिकली आपने इस चैप्टर में पढ़ा क्या, आपको क्या समझ आया इस चैप्टर के अंदर। तो अगर बात की जाए कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि राजा के कर्तव्य क्या होते हैं और एक कुशल राजा किसे कहा जाता है। अगर एक योग्य राजा है तो उसके अंदर गुण क्या होंगे। अगर कोई राजा, मान लीजिए देखो एक चीज और ये है कि कोई सदाचारी राजा, ये राजाओं के 3 पार्ट में बांटा गया है राजाओं को। एक होता है तामसिक राजा, एक होता है, अब देखो तामसिक राजा किसे कह रहे हैं, और एक होता है सात्विक राजा। तामसिक राजा उसे कहते हैं जो कि नरक में नष्ट हो जाएगा। नरक में नष्ट होने का मतलब ऐसा राजा जो कि सदाचारी नहीं होता है, क्रूर होता है, जनता पर अत्याचार करता है, सिर्फ अपने खजाने को भरने के बारे में सोचता है। सात्विक राजा इसके विपरीत होता है, वो बहुत ही कुशल होता है, धैर्यवान होता है, और कहीं ना कहीं ज्ञानी होता है। राजनीति का, अर्थशास्त्र का, इन सब चीजों का उसे बहुत ही अच्छे से विश्लेषण होता है, और सैन्य रणनीति के बारे में उसे पता होता है। एक राजा उसे को कहेंगे जिसके अंदर वीरता हो, धैर्य हो, कुशलता हो, ईमानदारी हो, बहादुरी हो। तो ये बताया गया है आपको इसके अंतर्गत। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है।